All right. So everybody can see my screen and this PowerPoint slide. Can everybody see the screen? हेलो भाई, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड गुड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑलराइट, चलिए जी। अम, अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम सरफराज है। मैंने अम, मैंने बैचलर किया फास से, और फिर लम्ब से मैंने मास्टर किया था। फिर देन आई वेंट टू डेनमार्क फॉर पीएचडी। वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका किसी वजह से, वो अलग बात है। ठीक है। एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 14-15 years। ठीक है। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन मेनी प्रॉब्लम्स। और पहले मैं थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस करता था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे काम करता हूँ। और उनमें से कुछ प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम ऐसे हैं, एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें बेसिकली नहीं, बस सिर्फ सारा भी काम करता। आई विल गोइंग टू प्रेजेंट यू एटलीस्ट 3 to 4 आइडियाज। ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, अगर आपके कोई सवाल हो उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी लेट मी स्टार्ट। इसका नाम होना चाहिए प्रोजेक्ट आइडियाज। प्रोजेक्ट आइडियाज। ओके, हाँ, प्रोजेक्ट आइडियाज, FIP प्रोजेक्ट आइडियाज। ठीक है जी। अच्छा, आई विल गोइंग टू, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, मेरा पहले मैं प्रोजेक्ट आइडियाज तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मेरा आपसे एक सवाल है। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाती है? किसी भी एरिया में जो यूनिवर्सिटी होती है, उसका काम क्या होता है? वाई यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? जी जी, बताएं। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए होती है? वाई यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का काम क्या है? ये बताएं। कोई भी बताए। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी का क्या फायदा होता है? यूनिवर्सिटी क्यों जरूरी होती है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, ये हमें क्यों चाहिए? प्लीज आप बोलें। हाँ जी। अच्छा, चलें, शायद ये बात भी ठीक है। जी। अच्छा, और कोई? जी, और कोई कुछ कहना चाहे? जी, मिशाल, महा, आमना, हिबा, कलसूम। जी। अच्छा, आप कह रही हैं कि एजुकेशन हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा, शायद ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन सवाल ये कि एजुकेशन का क्या मतलब है फिर? यहाँ पर हायर एजुकेशन जो हम कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
डू वी मीन बाय दैट? आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटी बेसिकली व्हाट इट डज इज कि देयर इज ए ह्यूज लॉट ऑफ पीपल जो यंग है, ठीक है, आप इस पढ़ने के वो यंग लोग हैं और बेसिकली दे आर enthusiastic, they want to work on problems, and then there are experienced people जिनको आप प्रोफेसर्स कह दें, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का काम क्या है? तो ये वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो यंग लॉट है, ये जो यंग लॉट है जो कि एक बहुत बड़ी नंबर में होती है, यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? यूनिवर्सिटी का काम ये होता है कि बेसिकली इन माइंड्स को ट्रेन करे, ठीक है, यंग माइंड्स को ट्रेन करे, सो दैट ये जो आपकी सोसाइटी है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, उसकी अगर हम बात करें तो बात यह है कि उसके प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे तो प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं ना, उन पे बेसिकली ये लोग काम कर सकें और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या एटलीस्ट कोई डायरेक्शन निकला है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ठीक है। एजुकेशन का मतलब ही यहाँ पर ये है कि बेसिकली आपने ऐसे माइंड ट्रेन किए हैं जो बेसिकली सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर ज़्यादातर प्रोजेक्ट पता क्या कर लेते हैं, ये जो FIP का मेन मकसद ये था कि आप ऐसे बच्चों को ट्रेन आप कर चुके हो 3 साल के लिए, अब आप ऐसे उनको बेसिकली वो उस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देखें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिन पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन कंट्रीब्यूशंस पे बेसिकली वो कोई काम कर सके, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ी अजीब गरीब सी हरकतें होती हैं हमारे यहाँ, FIPs हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़्यादातर लोग लेते हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे होते हैं जैसे ना वो मशीन लर्निंग और इस तरह के काम अगर कर रहे हो ना, तो वो बेसिकली डेटा उठाते हैं किसी और मुल्क का, ठीक है, और उसके ऊपर जी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम लगाए, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम लगाए, और बेसिकली फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क के आपको कैंसर के पेशेंट का डेटा मिल गया और फॉर एग्जांपल आप वहाँ के लोगों वो वहाँ उस पे फॉर एग्जांपल आपने डिटेक्शन एल्गोरिदम बना दिया, ठीक है। अब बात यह है कि वो उन एरिया के लोगों के लिए है, यहाँ पे लोगों के सिम्टम्स और होते हैं, हर लोकल एरिया जो होता है उसके मौसम के लिहाज से उसके सिम्टम्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो थिंग इज के क्या हमारे एरिया के लोग जो है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर मशीन लर्निंग लगा रहे हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादा क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम्स के ऊपर अटैक करते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बेसिकली बाहर के प्रॉब्लम होते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में देखना ही नहीं चाहते, हमारे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, कौन सॉल्व करेगा, वो तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी को, अब एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा ही गंभीर मसला है, वो कि हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ी एक आदत रही है हमारी कि हम क्या करते हैं, बाहर से सोल्यूशन उठा के लाते हैं और वो यहाँ पर एज इट इज लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे यहाँ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन में हम क्या करते हैं, हम जाके वो O लेवल A लेवल का करिकुलम उठा के हमने यहाँ पे ठोक दिया, या हमने अब वो करिकुलम जो भी बना है, ठीक है, वो करिकुलम मैथ्स वगैरह तो उसका अच्छा है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो सोशियोलॉजी सिखा रहा है, सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स सिखा रहा है, तो यहाँ की इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, उसकी इकोनॉमिक्स
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अलग बात है, लेकिन अगर लोकल इकोनॉमिक्स की बात समझने की कोशिश करें तो वो तो उसे समझ ही नहीं आती। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, कल मैं और सारे मेरे दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली अब हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब, उन्होंने बेसिकली अब वो पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने से अंडरग्रेड वगैरह किया है, और वहीं से वो बेसिकली क्रिकेट में आए और पाकिस्तानी क्रिकेट को ज्वाइन किया। सो ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ आवर डोमेस्टिक क्रिकेट वर्क्स, ठीक है। और इसने आके सबसे पहला काम ये किया है, बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो डिपार्टमेंटल बेस्ड थी, और उसमें ये था कि आपकी आपकी एचबीएल ने ओन की हुई है एक टीम, एक फ्लैट बैंक ने की हुई है एक, इस तरह से टीमें, और फिर होता है वो फंड जनरेट करते थे और वो उस टीम को फंड करते थे। इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया खान साहब ने आके, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, भाई वो एक अलग इकोनॉमिक है, हम इकोनॉमिक हमारी। उसने बेसिकली क्या किया कि सारी की सारी उनको बेरोजगार बना दिए। अब ये बेचारे मिसबा वगैरह गए हुए थे उनको समझाने के लिए, इमरान खान साहब, उन्हें समझ नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती? बिकॉज यहाँ पर डोमेस्टिक उसने समझी हो तो फिर ना, समझी नहीं। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या करते हैं कि बेसिकली बाहर का सोल्यूशन उठा के लाते हैं और वो यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। वो नहीं चल सकता। मेजॉरिटी ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन के लिए अगर आप जनरलाइज सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकल सकते। ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें जनरलाइज सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना वो एक आसान बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड वगैरह की हम बात करें तो वहां पर जी एक दफा एक गवर्नमेंट ने एक हुक्म जारी कर दिया, वो तो सारे मान लेते हैं, यहाँ तो नहीं मानते। ठीक है, उन्होंने कहा दिया ये प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है, लोग तो फॉलो करेंगे, यहाँ फॉलो नहीं करते। हमने वही हुक्म यहाँ पे चलाया, वो तो नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ सोसाइटी डिफरेंट है, यहाँ कल्चर डिफरेंट है, ह्यूमन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। समझते हैं आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इवन प्रॉब्लम्स भी देखते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बाहर से सोल्यूशन इंपोर्ट करते हैं और वो यहाँ पर इस सोसाइटी में डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं चल सकता। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई मीन वेरी बहुत सारी ट्राइज हुई हैं एजुकेशन देने की, फॉर एग्जांपल आपको, लेकिन वो नहीं चल पाती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको ना, और एक और भी बात यह है कि कई चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हम हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, वो इस एरिया की आइडेंटिटी है। आप इनको बाहर से अगर कोई सिस्टम इंपोर्ट करके यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी आइडेंटिटी से लूज ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमारी नहीं है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट का आइडिया बताऊंगा जो बहुत ही कमाल आइडिया है। मैं सी के निर्मला सर ने मुझे क्या कहा है किस ऑर्डर में बताना चाहिए। चलें जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ प्रॉब्लम बताने लगा हूँ। अब वो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और मैं एक बात बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हम ही सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप बाहर से कोई चीज़ ला के यहाँ पे इम्पोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और ना ही वो कर पाएंगे। अच्छा, मैं अब आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रोजेक्ट आइडिया, so the first project idea is keep, एक मिनट, ये क्या हो गया, सॉरी। The first project idea is ये क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट में को मैं नाम मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपको आईडी बताता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आइडिया में आया कहाँ से था? हमारे मुल्क में इस वक्त तकरीबन तकरीबन जो हमारी सोसाइटी में तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो है ना वो स्कूल से बाहर हैं। ठीक है, चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये किस वजह से नहीं जा सकते, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो आई थिंक निम्रा सर ने आपसे
डॉक्यूमेंट शेयर किया होगा, उसकी आप डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स आपके ख्याल में क्या क्या वजह हो सकती है कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं है 2.5 करोड़ लोग? कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट? क्या वजह है आपके ख्याल में कि? अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मैं एक मिनट लिखता जाता हूँ। अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, और बताए कोई? और कोई बताए? आप कह रहे हैं अफोर्ड। एक और बड़ा मसला जो है वो अवेलेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताएं बात? आई थिंक एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अवेलेबल अगर है भी सही, तो क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो उस बच्चे को तैयार कर रहा है? राइट? यू एग्री? जो स्कूल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो क्या अबाइड बाय करते हैं उस मिनिमम क्राइटेरिया को? स्कूल स्टैंडर्ड्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। और भी बहुत सारे इशूज होंगे। ठीक है। सवाल ये है कि ये बच्चे जो हैं, ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है ना? और इन फ्यूचर को हम ही ने संभालना है। मसला ये है कि 2.5 करोड़, अब देखो ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 2.5 करोड़ जो लोग हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, वो ये कि हमें 2.5 करोड़ लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। अब हमारा यूरोपियन में, डेनमार्क में जैसे फॉर एग्जांपल था, हर 10 बच्चों के लिए, सो 10 फॉर एवरी 10 चिल्ड्रन देयर वाज अ टीचर। देयर वाज अ टीचर। ठीक है। की आबादी बहुत कम है, टोटल आबादी कोई 50 लाख के करीब है। हमारी आबादी 20 करोड़ से 22 करोड़ के करीब पहुंच गई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि अगर मैं सिर्फ इसी की एग्जांपल ले लूं, तो 2.5 करोड़ चिल्ड्रन के लिए अगर मैं यूरोपियन जो डेनमार्क का मॉडल है, अगर मैं वो लगाने की यहाँ कोशिश करूंगा, तो 2.5 करोड़ लोगों के लिए, बच्चों के लिए मुझे कितने टीचर चाहिए, पहले मुझे बताओ। जी बताएं। कितने टीचर चाहिए मुझे? सिर्फ इन इन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। कितने टीचर? तकरीबन 25 लाख टीचर चाहिए। एंड डू यू नो तुम्हारे हमारे गवर्नमेंट के टोटल एम्प्लॉयज होते कितने? पूरे पाकिस्तान में टोटल, एक गवर्नमेंट चल रही होती है ना, एक स्टेट होती है, स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं कितने पाकिस्तान में, होता है? जिससे पूरा मुल्क चल रहा है। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, कुछ अंदाजा है आपको? जी, कुछ अंदाजा है आपको? ये कुछ तक, अगर अगर हम अगर परमानेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो वो कोई 1 से 2 लाख ही है। ठीक है। फिर जब से बड़ा लॉट एक और है जो कि हमारे फौज है, जो बहुत बड़ी है, हमारी है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बाकी ये टोटल नंबर जो है ना, वो तकरीबन तकरीबन या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाएगा ना, तो ये तकरीबन 5 लाख हो जाएगा। इससे ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है एक स्टेट के अंदर टोटल मिला लें अगर आप। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये है कि सिर्फ इतने तो हमें टीचर चाहिए। सिर्फ इतने टीचर चाहिए। वी कांट अफोर्ड इट। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप बाहर का प्रोफेशन लाकर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो नहीं कर सकते। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात कि मसला क्या है? अब मसला एक और भी है। वो ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल, एक और बड़ा हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारा पाकिस्तान जब बना था,
तो हमारा फॉरेस्ट जो था ना वो तकरीबन तकरीबन 23% था। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब वो 2.3% है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर ये सारे स्कूल्स वगैरह सारे ऑन होते हैं तो बेसिकली जो कागज़ वगैरह की चीज़ें जितनी भी बनती हैं, जितनी भी स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें बनती हैं, वो बेसिकली किससे बनती हैं? दरख्तों से बनती हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ ये वजह एक वजह कि दरख्तों से सिर्फ यही नहीं बनता और भी बहुत कुछ बनता है। ये भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूटर हो सकता है कि वो अगर ये सारे इतनी बड़ी स्टेशनरी अगर को चाहिए तो ये फॉरेस्ट हमारा और भी कम हो जाएगा। ठीक है। और ये पाबंदी भी बढ़ती जा रही है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा गंभीर होने लगा है। और अगर आप देखें इतनी बड़ी लॉट, इतने ज़्यादा जो लोग हैं, बच्चे हैं, जब वो अनएजुकेटेड होकर बाहर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसका मतलब मिसयूज़ भी बढ़ेगा। जब मिसयूज़ बढ़ेगा तो फिर एनार्की क्रिएट होगी, केओस क्रिएट होगा। अब सवाल ये है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? क्या हम इनको किसी तरह एजुकेट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो बेसिकली जिसने इस प्रोजेक्ट आइडिया को बेसिकली जन्म दिया। अम, हम प्रॉब्लम हमने शुरू तो इससे किया था, लेकिन हमने कहा कि देखिए हम ऐसा करते हैं, हम क्या 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 हम कर सकते हैं जो बच्चों को बेसिकली एजुकेट कर सके। हमने ना बेसिकली क्या किया, अलिफ ऐलान एक बेसिकली एक इदारा था। इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि पाकिस्तान के ना स्टैटिस्टिक्स वगैरह इकट्ठे किए थे एजुकेशन से रिलेटेड। और फिर उन्होंने देखा था कि फर्स्ट यानी 2001 से लेकर 2010 तक के उन्होंने टोटल ईयर लिए थे कि अम, कितने बच्चे 2001 में आए, फिर वो 2002 में गए, फिर 2002 में 2003 में गए, और फिर कितने थे जो ड्रॉप आउट होते रहे। और फिर उन्होंने ड्रॉप आउट्स की डिफरेंट रीजंस वगैरह इकट्ठी की। बड़ा मजेदार उन्होंने काम किया। और हमने ये रियलाइज किया कि बेसिकली सबसे बड़ा ड्रॉप आउट रेट बेसिकली जो होता है वो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने बाकी सारे बहुत सारे देखे तो हमने देखा था बेसिकली कि जो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है वो जाके 9th 10th में होता है। ठीक है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, ये वो बोलते थे जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। ठीक है। ये जो ड्रॉप आउट है ना रेट, वो ये कि ज्यादातर बच्चों ने कहा यार चलो, और नहीं तो चलो, कुछ ऐसे हैं बच्चे हैं जो कि भाई अक्सर माँ बाप केयर नहीं करना चाहते, कहते हैं यार थोड़ा देख स्कूल वाले बच्चे, टीचर केयर कर लेगा चलो। लेकिन ये वो थे जिन्होंने 8-8 साल इन्वेस्टमेंट की हुई थी एजुकेशन, और यहाँ जाके एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है। ठीक है। कैन यू गेस कि सबसे यहाँ पे ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? 9th 10th में जाके अगर ड्रॉप आउट रेट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? कैन यू गेस? जी, बता सकता है कोई? आपके ख्याल में क्या गैस हो सकता है कि क्यों क्यों लोग छोड़ते हैं सबसे ज्यादा इस जगह पे आके? जी। हाली आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? जी जी। हाँ, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट क्यों होता है? बहुत अनफेयर है। बेसिकली अगर आप देखें तो 9th 10th में सबसे बड़ी जो लॉट जाती है वो साइंस में जाती है। ठीक है। और वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारी जो साइंस एजुकेशन है वो इतनी बुरी है कि वो जब 9th 10th में पहुंचते हैं, यहाँ पर तो बेसिकली आप साइंस पूरे आबोताब से निकल आई है। और उनको अ, हम अपने बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली हम चाह रहे हैं ना कि वो किसी तरह से कंट्रीब्यूटर बने, टेक्निकली साउंड बने। तो मसला ये है कि हमारे बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कॉलेजेस में साइंस के लिए सबसे कौन सी चीज़ें यूज होती है? साइंस साइंस के तजर्बात, साइंस इज व्हाट? तजर्बात, मुशाहिदात, सोचना, और फिर दोबारा तजर्बे करना, फिर मुशाहिदात करना। ये हम कहाँ करते हैं? कॉलेज में, स्कूल में, किस जगह जाके करते हैं?
लैब्स में करते हैं, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल, स्कूल गवर्नमेंट के हैं ना, फिर प्राइवेट आते हैं। मसला ये है कि जो हमारे अक्सर गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पर लैब्स अवेलेबल नहीं है। अगर लैब अवेलेबल हैं तो वहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, और अगर इक्विपमेंट अवेलेबल है तो ज़्यादातर आपको टीचर अवेलेबल नहीं है जो लैब इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और अगर लैब इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो बहुत ही शाज़ और नादिर ही ऐसा होता है कि आपका ऐसा कॉलेज हो जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल, ये 1% भी नहीं होंगे। आपके 99% जो स्कूल कॉलेजेस के हाल हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो ये हैं कि वो आपको आपको बंदा आपको इक्विपमेंट नहीं मिलते, आपको आप सर्वे कर ही नहीं सकते। तो इन द एंड व्हाट हैपेंस इज कि लोग बेचारे बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल तो वो नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं बच्चे। आपने 9 10 के प्रैक्टिकल दिए थे ना, तो आप प्रैक्टिकल क्या करके गए थे। हाँ हाँ। हाँ, राइट, जबरदस्त। लेकिन वो तो है आपने बना लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जिनके पास फिर अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कभी भी सर्किट नहीं बनाया, उन्होंने केमिस्ट्री में उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो वो क्या करेंगे, याद करेंगे ना। साइंस याद करने से तो नहीं होती। साइंस आप देखो ना, आप यंग जनरेशन को जो इस जमाने का इल्म दे रहे हैं वो साइंस है, ठीक है ना। और साइंस में बेसिकली उन बच्चों को आपने साइंस एक्सपेरिमेंट से होती है, मुशाहिदात से होती है, आपने एक्सपेरिमेंट्स उन्हें करवाई नहीं। तो मसला ये है कि आप उसे वो अपने पाँव पर कैसे खड़ा होगा, वो अपने आप को कैसे साउंड समझेगा कि मैं वाकई एक 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 चीजें सीख रहा हूँ, वो तो अनफिट हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला हमारे ख्याल में यही है जो हमने ये नोट किया कि बेसिकली कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैब्स की अवेलेबिलिटी और ये सारा जो इसमें स्टैंडर्ड जिसको हम कहें वो इतना पुअर है कि बेसिकली वो डिलीवर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो बच्चा जो है वो उससे बच्चा जो है वो साइंस से फैसिनेट हो ही नहीं पाता। सो अनफॉर्चुनेट कि हम इतनी बड़ी आबादी है, 22 करोड़ आबादी है, ये कोई छोटी आबादी नहीं होती। और हमारे साइंस कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली अगर हम देखें, इंटरनेशनल पेपर्स भी अगर हम देखें, तो लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंस के अंदर, वो इतने इतने फारे हैं कि सिवाय गिनती पे 4 5 10 15 या 50 लोगों के गिनने के आपको कंट्रीब्यूटर्स नहीं मिलेंगे जो साइंस में सही मानों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मसला ये है कि हमने बेसिकली क्या करना है, हमने बेसिकली जिसने बेसिकली प्योर आइडिया जन्म दिया ना, वो ये था, कैन वी एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, कैन वी क्रिएट वर्चुअल लैब जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन की फॉर्म में अवेलेबल हो। और मोबाइल एप्लीकेशन की फॉर्म में अवेलेबल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्यों, बताएं मुझे। मोबाइल एप्लीकेशन या वेब यानी कि गैजेट हो जाए, किसी भी गैजेट में, टैबलेट वगैरह में हो जाए, या फिर लैपटॉप पे उसकी विंडोज बिल्ड बनी हुई हो, ये इसका हमें क्या फायदा होगा, और ये क्यों, यानी कि इसका एक इम्पैक्ट है जो बेसिकली इनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बताएं, ये जो हमने ऊपर बताए थे, बेसिकली अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बेहतर करेगा। वाई, बिकॉज तकरीबन हर घर में स्मार्टफोन आ गया, हर घर में स्मार्टफोन आ गया। अफोर्डेबिलिटी भी, वाई अफोर्डेबिलिटी। देखिए, आपको पता है, आपको ये जो आप अक्सर बच्चे जो बेसिकली प्रैक्टिकल सीखते भी हैं शहरों में, यानी लाहौर वगैरह, कराची वगैरह के शहर में आपको ऐसी अकेडमी मिल जाती है जो प्रैक्टिकल करवाती है। कितने पैसे लेती हैं, कुछ अंदाजा है आपको। बहुत ज्यादा होती है, यानी ये एक महीने के अंदर कोई कोई ये बच्चों को यानी कि 20 20 30 हजार रुपया ले लेते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल करवाते हैं।
प्रैक्टिकल भी कैसे करवाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेजॉरिटी टाइम कैसे करवाते हैं, प्रैक्टिकल ऐसे करवा रहे होते हैं बेसिकली कि वो 40 लोगों की क्लास होती है, उसमें एक बंदा आके जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो बेसिकली प्रेजेंट करता है और आप लोग देख लेते हैं। ऐसे होता है ना, मेजोरिटी में ऐसे होता है। कई ऐसे हैं जो बेसिकली उनको इक्विपमेंट में दे देते हैं, चलो भाई तुम भी कर लो, लेकिन मेजोरिटी में ये होता है। क्या इस तरह साइंस होती है? क्या आपने बस एक दफा देख लिया? नहीं, साइंस होती है खुद अपने हैंड ऑन करने से। बात समझ आ रही है? तो बात यह है कि ये जो है, कैन वी बिल्ड एन एप्लीकेशन जहां पर बेसिकली बच्चों को हम एक फ्रीडम दें, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की की वर्चुअल लैब में ले जाएं जहां पर बेसिकली केमिस्ट्री की लैब अलग हो, बायोलॉजी की लैब अलग हो, फिजिक्स की लैब अलग हो, जिसमें बेसिकली वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो वो कर सके, या एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट तो कर सके जो कि उसके प्रैक्टिकल में शामिल है। ये समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरीबडी अंडरस्टैंड मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? सो बेसिकली जो पहला प्रोजेक्ट आइडिया हमारे हमने हमने लिया, जिस पे बेसिकली ये निम्रा सारा भी काम कर रहे हैं और हमने काफी सारे 17-18 प्रैक्टिकल्स बना लिए हुए हैं, वो बेसिकली आइडिया ये था जिसको हमने नाम दिया था तजर्बागाह। और बेसिकली ये आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसको टारगेट किया हुआ है। ये बेसिकली हम ये चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, और हम बेसिकली जो इंजन यूज कर रहे हैं इसमें वो यूनिटी इंजन है, ठीक है। यूनिटी इंजन बेसिकली क्या है कि बेसिकली गेमिंग डेवलपमेंट का इंजन है, और इसमें की सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स इम्प्लीमेंटेड मिलती है। ये आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ फ्री फॉल गिरानी है वगैरह करनी है तो ये आपको ग्रेविटी का पूरा एक सिस्टम है जो उन्होंने बेसिकली इम्प्लीमेंटेड है। इस तरह बहुत कमाल कमाल किस्म की चीजें हैं जो कि बेसिकली आपको यूनिटी इंजन में मिलती हैं। इसको यूज करते हुए बेसिकली आप फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने हमने ये इन ब्रांचों में इनको डिवाइड किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 240 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला के। और हम जो अभी तक कर पाए हैं वो तकरीबन तकरीबन 17 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। और 17 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें से 2 एक्सपेरिमेंट हैं जो कि एक निम्रा का और एक सारा का, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हम ये चाहते क्या है कि जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं हम बेसिकली उनको सिमुलेट कर सकें, ठीक है। आई एग्री कि दे वोंट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफ योर प्रैक्टिकल जो कि लैब में हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इट इज नॉट, चलो 100% वो नहीं है, बट 60-70% बेसिकली उसको फ्रीडम देता है, उसको वो देखता है कि वो बेसिकली किस तरह से टेम्परेचर बढ़, जैसे सारा जो एक्सपेरिमेंट कर रही है उसमें यू कैन एक्चुअली सी कि कैसे हम बॉइलिंग कर रहे होते हैं तो किस तरह से उसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा होता है, और फिर किस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके फिर से वो ठंडे पानी में डालती है तो फिर टेम्परेचर नीचे जा रहा होता है, और फिर वो बेसिकली बड़े मजेदार हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट्स करती है। इस तरह से अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट जो का है वो ले लें बायोलॉजी का, तो वो फ्रॉग की डायसेक्शन का उसने बेसिकली एक्सपेरिमेंट बनाया है, और इट्स अ रिमार्केबल सी सीन टू वॉच कि बेसिकली वो कैसे यू कैन एक्चुअली सी के से किस तरह के अलग अलग पार्ट्स आपको नजर आते हैं, यू कैन एक्चुअली सी के कौन कौन सा उसका डिफरेंट सिस्टम है, और उसको आप जितना भी जूम करना चाहें जूम कर सकते हैं। देखिए ना कितने फ्रॉग मारेंगे आप, कितने फ्रॉग अवेलेबिलिटी, कितने इंसेक्टर्स हैं जो बेसिकली फ्रॉग की डायसेक्शन करके आपको दिखा सकते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली यू कैन डू डायसेक्शन और एक्चुअली यू कैन सी के कि बेसिकली आप हर एक सिस्टम अलग अलग देख सकते हैं, जो कि और इतनी जितनी देर मर्जी उसे खेलें, तो समझदार बात है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि बेसिकली जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज कि बेसिकली अगर एक 3 लोगों का ग्रुप है, so what you can do is, so अगर ये हमारा ग्रुप है जो कि 3 लोगों का है, ठीक है, तो what you can do is कि हम आपको सजेशन दे देंगे कि फिजिक्स के अगर आप करना चाहते हैं तो फिजिक्स के कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन पे आप अटैक कर सकते हैं, या केमिस्ट्री के अगर आप करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री के कौन से प्रॉब्लम्स हैं,
एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन पे आप अटैक कर सकते हैं, या बायोलॉजी की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन पे करना चाहते हैं। तो मेरा एक मशवरा ये होगा, अगर ज़्यादा मुश्किल अगर एक्सपेरिमेंट्स हों तो हम जो चाहते ही हैं कि हर बंदा जो है, हर एक बच्चा जो है वो एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट बनाए एक साल में। तो बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम 3, और अगर वो ज़्यादा आसान है तो हम 3 to 5 एक्सपेरिमेंट्स पर ग्रुप देते हैं, ठीक है। तो और वो उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रोजेक्ट का आइडिया है, समझ में आ गया ना क्या आइडिया है? तजर्बागाह आपने बनानी है, उसके बेसिकली तजर्बागाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल टेक years to get mature and become what we are dreaming about, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, एक्चुअली मैं गेम डेवलपमेंट कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं बेसिकली भी प्लान कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं वहाँ पर बनवाऊंगा बच्चों से। तो यूनिटी कैसे आपको ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए हो, उसकी कैसे हेल्प चाहिए हो, वो हम आपको गाइडलाइन देंगे। हमारा गेम सेंटर है बेसिकली जो कि यूसीपी में है, एंड आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अनदर वन इन फास्ट। और उसमें बेसिकली वी विल गोइंग टू गिव यू गाइडलाइन कि कैसे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं इन 3 to 4 months, और फिर आप इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी अ फैसिनेटिंग कंट्रीब्यूशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं करके देगा, क्योंकि आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि बेसिकली जितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, वो हर एक हमने देखा है, हमने साइंस एक्सपेरिमेंट की जो हम बना रहे थे, हमने टर्किश एक करिकुलम में देखा, वहां पे जाके जो एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह से होते हैं उनका करिकुलम और है, इंडिया का करिकुलम और है, बांग्लादेश का और है। तो बेसिकली हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर होते हैं वो फिर उसके स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम देखो ना वो वाले प्रैक्टिकल्स की, अगर उन्होंने उन्होंने भी सिमुलेशन वगैरह बनाई हुई है, अगर हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हम यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वो वहाँ पर नहीं चलेगा, बिकॉज हमें बेसिकली एग्जैक्ट वो चीज़ बनानी है जो कि बेसिकली हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वाकई में फ़ायदा दे, क्योंकि हमारे करिकुलम से वो मैच करती है। ये बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज एन वन आइडिया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बड़े आबोताब से कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, कोई भी ग्रुप हो, तो वो हमसे निम्रा सर से बात कर सकता है और हम उसके ऊपर फिर मजीद आगे प्रोग्रेस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट आइडिया नंबर 2 की तरफ, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडिया नंबर 2 क्या था? अच्छा, ये आइडिया बहुत कमाल है। अच्छा, आइडिया क्या है? हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, अनफॉर्चुनेटली, हम एज ए सोसाइटी हमारे लोगों से पूछो ना कि सर हम क्या जी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, आप ना माइक बंद कर लें। हाँ, अच्छा, बेसिकली सो द क्वेश्चन इज कि वो रिकॉर्डिंग में उनका आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमें यूनिटी पे गाइडलाइन देंगे? यस, हमने बेसिकली जो ये कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं और उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हम आपसे वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर देंगे, और अम, वो रिकॉर्डिंग से आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिकली कैसे ये चीज़ें, उनके अपने आप को ट्रेन कैसे किया जाता है, और कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। निम्रा सारा, डू यू वांट टू शेयर कि कैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, और फिर आप लोगों के लिए हमने कैसे वो जो एक्सपेरिमेंट्स जो भी हमने उसकी प्रिपरेशन करवाई थी आपसे, वो हमने सारी रिकॉर्डेड रखी हुई है और वो आपको अवेलेबल भी हो सकती है। तो प्लीज़ निम्रा सर, आप कुछ इसका जवाब देना चाहेंगे? हम्म, हम्म,
तो यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो रिसोर्सेज आपके साथ हम शेयर कर देंगे। उनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो इनको ट्रेनिंग करने के लिए हमने यूज़ की थी, वो सारी हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, तो वो सारी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है सरफराज रज़ा के नाम से, वहाँ पर भी पड़ी हुई हैं। मेरे जो यूनिटी का हमने कोर्स पढ़ाया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग पूरी पूरी अवेलेबल है, और आप उनको देख सकते हैं जाके। अभी भी जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूनिटी गेम डेवलपमेंट का, वो मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। उसकी मैंने 2 लेक्चर अभी तक दिए हैं, दोनों लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। अभी मैंने यूनिटी शुरू नहीं की, अभी मैं सीरियल गेम्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर मैं शीशा पे जाऊंगा, और फिर मैं आगे यूनिटी गेम डेवलपमेंट जाऊंगा। तो यू कैन एक्चुअली टेक दैट कोर्स एज वेल। मैं उन तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करूंगा और मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इट। दैट्स नॉट एन इशू। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू इन दैट ट्यूटोरियल, यानी कि जो भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो यूनिटी अगर नहीं आती तो परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो ये 1 से 2 या 3 महीने का काम नहीं है अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर देना यूनिटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, दैट विल गोइंग टू हेल्प, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, जो अगला प्रोजेक्ट जो मैंने बड़ा ही बहुत ही मज़ेदार हमारे पास आइडिया आया, और वो ये था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बेसिकली जो अनफॉर्चुनेट सीन है कि हम एक हमारे बच्चों से बात की जाए तो वो इंतहाई आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब है? हम हैं कौन? क्या हम अरब हैं? यानी फॉर एग्जांपल हम अपने आप को मिलाना शुरू कर देते हैं कि हम जी मोहम्मद बिन कासिम से हमारी इंस्पिरेशन है वगैरह वगैरह, लेकिन क्या हम अरब हैं? सवाल ये। यहाँ पे से कोई सऊदी अरब या इस तरह की जगहों पे गया है, क्या अपने आप को उनसे रिलेट कर पाता है? क्या हम अरब हैं? ठीक है, हमारा मज़हब इस्लाम है, वो अलग बात है, वो बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम ऐसे सोशल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमारा मुल्क एक अलग आइडेंटिटी है। हमारी अपनी सिंध की जो यानी कि टक्सला, सिंध, इन सब की जो हमारी जो एक पूरी तहजीब है, गंधारा तहजीब जिसे कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, यानी इट्स द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नोन टू ह्यूमन बीइंग। और हमारी ये रूट्स हैं। कितने लोग हैं जो हमारी हमारी इस आइडेंटिटी को जानते हैं? इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम नहीं जानते। तो और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि कितना है जो कि हमारे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने अपनी चाइल्डहुड में जो हायर एजुकेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक लेवल पे जो भी आप पढ़ते थे, सबसे बुरा कोर्स कौन सा लगता था? जी बताएं। सबसे बुरा कोर्स कौन सा लगता था? मैथ्स। अच्छा, और कोई? उर्दू। अच्छा, ये तो अच्छा, और? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको पाक स्टडीज अच्छा लगता था? हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाक स्टडीज हमें जिस तरह पढ़ाई जाती है, फॉर एग्जांपल याद है वो सतह मुर्तफा पुठो हार ते फलाना, हमारे जी ये पहाड़ी सिलसिले हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि कितने लोग हैं जो कि हमारे, यानी मैं अगर फॉर एग्जांपल आपसे पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में पूछूं, पाकिस्तान की जियोग्राफी कैसी है, पंजाब की जियोग्राफी कैसी है, कैन यू टेल कि कैसी है? यानी मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल ये जो चकवाल के एरिया से अगर मैं नीचे आना शुरू करूं और मैं इस तरफ आना आता हूँ लाहौर की तरफ, फिर मैं उस तरफ जाता हूँ भावलपुर, साहिवाल, और आगे मुल्तान, और फिर मैं वहाँ से होता होता रहीम खान की तरफ जाता हूँ, और फिर वहाँ से मैं राजनपुर वाली साइड की तरफ चले जाता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि इसकी पूरी की पूरी पंजाब की ट्रेन कैसी है, इसकी जियोग्राफी कैसी है, कौन से इलाके में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, ये, और इसका आबो हवा किस तरह से बदल रही होती है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि
आपने पास्ट में पढ़ा था, मुझे बताएं क्या आपको पता है अपने मुल्क के बारे में? मुझे 30 मिनट चाहिए। हाँ, 12 बजे क्या? हाँ, बस मुझे आधा घंटा दे दो, मैं नोट करूँगा। ये तो मैं मीटिंग थी ना, मैंने कहा मीटिंग है 9 बजे। मैं बताता हूँ क्या करें। अच्छा, नहीं नहीं, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। अच्छा, अम, अच्छा, सो बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कैसी है? कहाँ पर? बिल्कुल। और और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह याद करवाई जाती है, वो इतनी बेहुदा तरीके से करवाई जाती है कि आप ये कभी समझ ही नहीं सकते, कभी भी बच्चे को याद ही नहीं हो सकती। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं ना, आप एक इलाके की एक इलाके की बेसिकली क्या करते हैं, आप बेसिकली एक इलाके के बारे में बता रहे हैं, आप जितनी मर्जी स्टोरियां सुना दें, जब तक वो उस इलाके में जाएगा नहीं, जब वो तक वो विजिट नहीं करेगा, उससे उसकी वो फीलिंग क्रिएट ही नहीं होती। ठीक है ना? आप अपने गांव के बारे में, मैं आपसे 100 सवाल पूछूंगा, आप जवाब दे देंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गाँव है, आप अपने शहर के बारे में पूछेंगे, आपको आपको फिर भी पता लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक मुल्क की ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसको मुल्क को घूमना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक एक जगह जाकर देखना पड़ेगा, ताकि आप उससे मुंसलिक हो सकें। समझे बात? सो और दूसरी बात यह कि अगर आपने कल्चर समझना है, तो फिर आपको वहां पर रहना पड़ेगा। आपको वहां पे आपको घूमते हुए, वहां से देखते हुए, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करके सीखना पड़ेगा कि बेसिकली ये मेरी सोसाइटी है क्या। ठीक है, इस तरह अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो, फॉर एग्जांपल जी 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग कैसे हुआ, 1965 की वॉर किस तरह से वजूद में आती है, 1948 में बेसिकली जो वॉर होती है क्या होता है, जिन्ना की डेथ कैसे कहती है, जिन्ना ने क्या क्या ट्राई करने की कोशिश की, क्या वो नहीं कर पाए, बंगालियों, नहीं अभी अभी ये बड़े हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमारे लोगों से बात की जाए, उनको पिछले 3 साल के अलावा की हिस्ट्री पता ही नहीं होती, एंड वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी हिस्ट्री नहीं जानते। ठीक है, एक और फिर अच्छा, कल्चरल हिस्ट्री भी नहीं जानते। कल्चरल जो जियोग्राफिकली हम जहाँ पर हैं ना वो जानते हैं, ना हम एक अपने इवन इंसिडेंट्स की जो हिस्ट्री है, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चली थी और ये हुआ था, ये हम नहीं जानते। एंड वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप देखें आपके मुल्क का 24 साल के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। ठीक है, अब आप कितने लोग हैं जो जानते हैं कि उसकी 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 हरकत क्या थी? नहीं, एक दिन ही मुल्क अलग नहीं हो जाता। इट टुक ए a travel of 24 years of injustice, और 24 ईयर ऑफ अनजस्टिस क्या था जिसने ये क्यों किया? ठीक है, थिंग इसके हमारा एक बहुत बड़ा सवाल उभरा मेरे जहन में, मैं और सारे में बात कर रहे थे, यार ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हमारे लोगों को कुछ भी नहीं पता अपने बारे में। नहीं, आप उनसे बात करें, इतनी हॉलो बातें होंगी बच्चों की, आप एक न्यू जनरेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नए सवालात लेके आएगी, पास्ट से रिलेटेड जानकर वो उनके जहनों में सवालात उभरे। लेकिन हमें, हमारे बच्चे जो हैं, उन्हें जिस तरीके से ये चीजें उनके जहनों में डाली जाती हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें ना कल्चर का पता है, उन्हें ना, यानी आप लाहौरियों को देख लें, आप लाहौर के अंदर देखें, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है पैसों की मतलब, लेकिन लाहौर के अलावा आप पंजाब के किसी भी एरिया में चले जाएं, वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेजोरिटी आपको नहीं, उसमें उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको तो बात यह है कि कैन वी कम अप विद सम वे जिसमें हम बेसिकली हम हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें अपने मुल्क के बारे में। क्योंकि आपको देखो ना, आपके एक मुल्क से प्यार कब होता है, जब आप उसके बारे में जानते हैं। आपको एक इलाके के बारे में प्यार कब होता है, जब आप उसके बारे में जानते हैं, उसके उससे अपने आप को मुंसलिक पाते हैं। मसला यह है कि आप अपने आप को मुंसलिक पाते ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपके लिए तो अपने शहर के अलावा अपनी
शहर क्या, अपने जो टाउन है उसके अलावा भी आपको चीजें अनजान लगती। तो द थिंग इज कि हमने ये जो प्रोजेक्ट सोचा वो ये था कि लेट्स, सो इस प्रोजेक्ट का आइडिया था, इसका नाम था सेविंग द हिस्ट्री प्रोजेक्ट। सेविंग सेविंग को हमने निकाल दिया और असल में बेसिकली हमने लिखा द हिस्ट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इसका नाम है द हिस्ट्री। ठीक है, और आइडिया ये है, बेसिकली हमने अभी तक दो उसके महाज खोले हैं। और वो महाज क्या है? उसका जो एक महाज है वो ये है कि हमने बेसिकली पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों के एक हमने ऐसी इन्वायरमेंट्स क्रिएट करनी है जो बेसिकली उस इलाके की जियोग्राफी, उस इलाके के, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक एक बंदा है जो कि एक प्रोजेक्ट, यानी हमने बेसिकली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो ये था बेसिकली कि एक उन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने मुल्तान का बेसिकली प्रोजेक्ट उठाया था। और था ये कि मुल्तान का कल्चर, मुल्तान की जियोग्राफी, मुल्तान से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने फिर एक्चुअली एक स्टोरी बिल्ड की। और वो स्टोरी बिल्ड ये थी कि बेसिकली एक बच्चा होता है जिसने मुल्तान में किसी एरिया में जाना होता है और वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। ठीक है, और हमने एक स्टोरी बनाई जिसमें बेसिकली वो मुल्तान के रेलवे स्टेशन पे उतरता है, पानी पीने के लिए उतरता है, उसका स्टेशन आया नहीं होता और ट्रेन मिस हो जाती है उसे। ठीक है? और फिर वो बेसिकली उस ट्रेन स्टेशन से घूमता घुमाता, वो उसको थोड़ी सी बस आइडेंटिटी याद होती है कि यार मेरा इलाका इस तरह का है, और बेसिकली वो फिर पूरा मुल्तान घूमता है। ठीक है, कभी वो सफर करता हुआ जा रहा है, कभी वो कभी यानी कि जो टेम्प जो हमारे वो हैं, वहाँ पर बुजुर्गों की काफी मज़ारात हैं, वहाँ जाता है, वहाँ वो कभी बुजुर्गों से मिलता है, उनसे वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो इस तरह से वो पूरा का पूरा बेसिकली वो मुल्तान का, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे मेले हो रहे हैं कहीं के, तो वो कभी वो वहां से गुजरता है, और वो बेसिकली वो पूरा का पूरा उसका एक उन्होंने एक क्रिएशन की है कि वो बेसिकली मुल्तान का बेसिकली उसने ज्योग्राफी भी सीख ली, और बेसिकली अपना एक थ्रिल जो गेम की थी वो भी हमने बना ली। और फिर बेसिकली उसने क्या किया, उसने उसको उस इलाके के बारे में पता लगा कि कैसा है यहाँ पर, यहाँ पर किस तरह के लोग बसते हैं, फिर उनकी बातचीत उस तरह से होती है एंड सो ऑन। ठीक है, हमने पूरा तो एक्सपेरिमेंट अभी तक ये नहीं हो सका, लेकिन हमने बहुत हद तक ही बड़ी हमने हमने ये काम किया। सो बेसिकली एक आइडिया ये है कि हम पाकिस्तान के इलाकों की डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसमें एक ग्रुप एक इलाका ले ले और उसके बारे में जितनी हद तक डिटेल तक वो बता सकता है वो एक गेम की फॉर्म में एनरिच कर ले, एक स्टोरी बनाए, और उसमें किस तरह उसने उस पूरे पूरे के पूरे इलाके को घूमना है और डिस्कवर करना है। तो बेसिकली वो फिर उसको वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, इमेजेस वगैरह लेके, और वो कैसे वगैरह करना है वो हमने इनको गाइड किया था। और वो हम आपको बता देंगे कैसे, यानी कि 3D, आई मीन कैसे ये किस तरह से मॉडल्स वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं। तो वो 3D मैक्स और दूसरा कौन सा टूल था, याद है आपको? ब्लेंडर। तो इसके थ्रू करके किस तरह से वो मॉडल बनाए जाते हैं, और मॉडल में किस तरह से हम बेसिकली चीज़ों को क्रिएट करके उसमें फिर कैसे उसे यूनिटी में एम्बेड करके कैसे गेम को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका आइडिया ये था। तो हिस्ट्री के अंदर बेसिकली एक डिवीजन ये थी कि बेसिकली हम बेसिकली कल्चर के बारे में बताएं, ये कल्चर, इलाकों के कल्चर के बारे में बताएं। अब पूरे पाकिस्तान का कल्चर मैं इकट्ठा नहीं बता सकता बिकॉज इट्स सच ए वर्सटाइल कल्चर कि हर इलाका आप थोड़े थोड़े आप कुछ 100 किलोमीटर के बाद एक कल्चर बदल रहा होता है। यू नीड टू बी वेरी वेरी आई मीन आपको बड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और फिर उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है इनटू इनटू सच के बेसिकली कैसी इन्वायरमेंट बन जाए। सो द हिस्ट्री पार्ट इज बड़े होकर तो उसने पूरे पाकिस्तान के बारे में बताना है और हमारी जो सोशल एंटिटी है एज ए होल। लेकिन अब जो अगला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो इसी हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वो ये है बेसिकली, हमने कहा कि बेसिकली हमारी एक तो है ना कल्चरल आइडेंटिटी, एक ये है हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का मतलब इस सेंस में कि मैं कहता हूँ कि मेरा पास्ट क्या है। सो मेरा बात ये कि उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हमने बेसिकली जो हमने एक एक्सपेरिमेंट इसमें पहला किया था
वो ये था कि बेसिकली हमने ये किया था कि जिना साहब की जो डेथ हुई थी ना, जिना साहब की जो डेथ हुई वो कैसे हुई थी, ठीक है। उसमें बेसिकली बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है कि जिना साहब जो है, जो कि बेसिकली बीमार थे, और किस तरह उनका उनकी कैसे केयरलेसनेस उन्होंने, जो हमारी स्टेट थी उसने दिखाई। Because उनमें मैडम जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, कि कैसे उनकी यानी आपको पता है कि बेसिकली कि जिन्ना साहब जो हैं वो बीमार थे, और जिस एम्बुलेंस में उनको हम वो लेके जा रहे थे एयरपोर्ट पे, बेसिकली वो एम्बुलेंस खराब थी। तो पहली दफ़ा खराब हुई, फिर एक और एम्बुलेंस भेजी गई, वो भी खराब हुई। एंड ही वाज, वो सफ़र जो कि बेसिकली एयरपोर्ट से यानी कि उनकी जगह से एयरपोर्ट तक का था, वो सफ़र होना चाहिए था विद द कंडीशन जिसपे ऑक्सीजन लगी हुई है जिन्ना साहब को, ठीक है? जो कि तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट का था। यू नो कि कितना देर लगी जिन्ना साहब को वहां पहुंचने में? इट टुक अराउंड 6 आवर्स। और हैरत की बात यह है कि वो जितने भी हमारे पॉलिटिशियन उस वक्त थे, उन पे कभी जून, और वो मीटिंग करने जाना था उन्होंने, और हैरत की बात यह है कि उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि जिन्ना साहब की तरह। और चलना इन्होंने ये था क्योंकि एम्बुलेंस ने आराम आराम से आना था। पूरी इंसिडेंट जो बताया जाता है कि वो ये कि कुछ आर्मी की थी, बराक्स थी जो उनके साथ जा रही थी, और भी एम्बुलेंस थी, वो उनको क्रॉस करके आगे चली गई, और जिन्ना साहब की एम्बुलेंस पीछे आ रही है, और वो खराब हो जाती है। और फिर वो किसी तरह से दोबारा मंगवाते हैं मैसेजेस दे के, और फिर एक और एम्बुलेंस भेजी जाती है, और फिर वो भी खराब हो जाती है। तो ये कितना ट्रेजिक इवेंट है, ठीक है, कि जिन्ना जिससे बेसिकली वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और उसमें ये होता है हमारे साथ, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिनको जिनको दिखाया जा सकता है। और फिर ये नहीं था कि ये इवेंट नहीं था, बेसिकली उसमें हमें फिर बार बार पीछे जाते हैं। फिर जिना का पहला ज़ियारत अराइवल वो दिखाया हुआ है हमने, फिर डिफरेंट दिखाया हुआ है कि जिना की तबीयत ख़राब हो रही है, फिर वो डिफरेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, लियाकत अली खान से मीटिंग कर रहे हैं, और डिफरेंट से वो दिखाया हुआ है। फिर इस तरह से वो एक पूरा उस वो इन्वायरमेंट क्रिएट की है वो आखिरी मंथ की, और वो बेसिकली उसमें क्या क्या हो रहा है वो दिखाया है। और फिर बेसिकली हमने आखिरी इवेंट दिखाया। अब देखो, अगर कोई किसी को स्टोरी में ये बता दे, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बेसिकली पूरी गेम एनवायरनमेंट बनाई थी। व्हाट यू कैन डू इज एज ए प्लेयर, यू कैन बिकम वन ऑफ द कैरेक्टर। या तो आप उनके सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं, या आप उनके फातिमा जिन्ना का कैरेक्टर, आप एज ए कैरेक्टर सिमुलेट हो सकता है, यानी आप बेसिकली आप फातिमा जिन्ना बन जाए, और बेसिकली वो जो जो कर रही थी वो आपको करना पड़ेगा। फिर इस तरह उनके डॉक्टर थे, उनका डॉक्टर का क्या नाम था, या आप वो डॉक्टर बन सकते हैं, और वो डॉक्टर होते हुए बेसिकली वो सारे के सारे इवेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने 3 पर्सपेक्टिव में, बेसिकली 4-5 पर्सपेक्टिव में हमने बेसिकली वो स्टोरी लिखी थी, और फिर बेसिकली उसके हिसाब से आपको गेम खेलना है। एंड यू कैन इन द गेम यू कैन एक्चुअली चेंज द पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर बात होती है, पार्टीशन पे बात होती है, ठीक है, पार्टीशन के ऊपर बात होती है। इतने सारे इवेंट्स हैं जिन जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, और वो आप बताना चाहते हैं। अब देखो, एक एक ये है कि बंदा कागज में पढ़ा पढ़ा दे, एक ये है कि वो उसमें सिमुलेशन में जाकर इंटरेक्ट करता हुआ वहां तक पहुंचे, लिव थ्रू करे उन इवेंट्स को। अब बताएं, क्या कोई बंदा जो लिव थ्रू करता है उसको ज्यादा चीजें याद रहेंगी, या वो जो उसने कागज पे पढ़ लिया वो याद रहेंगी? ये बताएं। वो कभी भी नहीं बोलेगा, वो कभी भी नहीं बोलेगा, वो उसकी जिंदगी का, उसके न्यूरॉन्स का पार्ट बन जाएगा, यार इस तरह हुआ था, ठीक है ना। तो थिंग इज के हम, अगेन वही बात, कि हम अपने बच्चों को हिस्ट्री, उसकी आइडेंटिटी सिखाना चाहते हैं, और वो कैसे सिखाना चाहते हैं वो बेसिकली नहीं। और अगेन हम यूनिटी में काम कर रहे होंगे। हमने अभी जो काम किया था वो बेसिकली वर्चुअल, हमने जो वीआर बॉक्स है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, उसमें बेसिकली वो आंखों पर लगा देते हैं,
और फिजिकली वो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर बेसिकली वो एज ए वो लिव थ्रू कर रहा था, ठीक है। तो ऑकुलस हमने हमारे पास तो यूसीपी में था, हम जवेरिया से बात करके खरीद भी सकते हैं, और अगर आप उसमें कोई काम करना चाहें तो उसका भी एक लर्निंग प्रोसीजर है। हमारे पहले पहले जो 2 हमने एक्सपेरिमेंट किए जो कि वीआर में हमने किए थे, उसमें बेसिकली उनको ट्रेन करने में टाइम लगा था। अब हमारे पास मजेदार बात है कि वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपको ट्रेनिंग करवानी हो तो ट्रेनिंग करना मसला नहीं है, हमसे हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवा के आपको उसके पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं बेशक, ठीक है। तो ये एक और प्रोजेक्ट है जो कि इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन। कोई सवाल तो नहीं? जी जी बताएं। जी जी। स्टेट और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली वो जो फातिमा जिन्ना और डॉक्टर, पता नहीं क्या नाम था उसका, डॉक्टर पता नहीं, याद नहीं मुझे यार आ रहा, उन दोनों के बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है ना हिस्ट्री के, वो बेसिकली हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। और एक और था डॉक्टर, उनका नाम था फील्ड एयर एयर चीफ मार्शल थे, असगर, डॉक्टर असगर, डॉक्टर थे नहीं, एयर चीफ मार्शल असगर, मार्शल असगर साहब। उनका भी पर्सपेक्टिव है जो हमें बाद में मिला, वो अगर हमें पहले मिल जाता तो हम वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर, तो बेसिकली हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाते ना, ये चीजें तो हमें नहीं बताते ना, ये हमें नहीं बताते। वेल, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर हम विद हम उस हम उस हिस्ट्री को दिखा रहे हैं जो कि आपको अवेलेबल है, और वो रेफरेंसेस में अवेलेबल है, विद रेफरेंसेस अवेलेबल है, ठीक है ना। तो और अगर आपके पास फैक्चुअल डिटेल्स अवेलेबल हैं और उनके और वो पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से हिस्ट्री की चीजें, फॉर एग्जांपल है ना, ये न्यूज़पेपर में फलाने फलाने चीजें उस टाइम की आई हुई हैं टाइमलाइन में, अब तो वो तो एविडेंसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे बड़ा मसला यहीं पर, यहाँ पर जब हमने प्रेजेंट किया था ना ये आइडिया, तो सबसे पहले उन टीचरों ने ये कहा था कि आप बताएं आप कौन सा पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करेंगे, आप तो आपने गलत प्रेजेंट कर दिया तो, ठीक है। हमने कहा हम विद रेफरेंसेस लेके आएंगे। तो पहली स्टोरी जो हमने क्रिएट की थी वो इतने रेफरेंसेस के साथ जुड़ी हुई थी कि वो जो बैठे हुए थे ना, वो सारे हमारे पर्सपेक्टिव से एग्री नहीं करते, लेकिन वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सके थे, क्योंकि हमारे पास हर बात का एविडेंस था, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स जब स्टोरी बनाएंगे वो फैक्चुअली अथेंटिक होनी चाहिए, आपके पास रेफरेंसेस होनी चाहिए, आपको डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, अब मैं आगे चल रहा हूँ, हमारा आखिरी प्रोजेक्ट का आइडिया जो कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये है, बिफोर आई स्टार्ट ऑन दिस, इसका नाम क्या है मैं बाद में बताता हूँ। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपके ख्याल में डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसको जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है? जी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। डेमोक्रेसी की एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है, इट्स इट्स एक्चुअली कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। शाबाश, उनका रूलर कौन होगा? तो ये नहीं कि बस वो रूलर बन गया तो वो रूलर बन गया, इसकी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि ये तुमने जो बताया कि वो पीपल्स ने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। फिर एक और भी होती है, बाय द पीपल। बाय द पीपल क्यों? क्योंकि बेसिकली वो उनके उनके वो जो होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं, और आपके लोग जो होते हैं वो उन पर सवाल कर सकते हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। वरना किंगशिप में ऐसा नहीं था, खिलाफत में ऐसा नहीं था, ठीक है। आप कैलिफेट की बात करें, ऐसे ऐसे कैलिफ गुजरे हैं या ऐसे ऐसे किंग्स गुजरे हैं जिन पर सवाल ही नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ऐसे बेहुदा हरकतें भी की हुई हैं उन्होंने, और लेकिन उन पर बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात सुनाई, ठीक है। अजीम लोग भी गुजरे हैं, ऑफ कोर्स, अजीम किंग्स भी गुजरे हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। यहाँ पर क्योंकि असल बात जो थी वो पीपल की थी, तो बात यह है कि डेमोक्रेसी ने सबसे बड़ा जो बात की वो कि पीपल्स को पावर दे दी, ठीक है। और एक और बड़ी चीज होती है वो थी फॉर द पीपल,
ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपका करंट सिस्टम जो है, आप मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों को नहीं पता होगी, आई होप कि पता हो। आपको पता है आपके मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमत, जो पूरी की पूरी मुल्क चल रहा होता है, वो बेसिकली दो इदारे चला रहे होते हैं। एक होती है जिसे कहते हैं हम रियासत, इसको स्टेट कहते हैं, रियासत। और एक होती है जिसे हम कहते हैं हुकूमत, गवर्नमेंट। कैन यू टेल मी इन दोनों में फर्क क्या है? कैन यू टेल मी इन दोनों में फर्क क्या है? जी बताएं। जी बताएं। सो रियासत क्या होती है? आपका मुल्क जो है वो बेसिकली, इसमें बहुत सारे इदारे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो अम, रियासती इदारों में आपको देखा जाएगा, आपको पुलिस आएगी, ठीक है, आपको यहाँ पे स्कूल सिस्टम आएगा, ठीक है, ये भी रियासती इदारे हैं, ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसी तरह, हेलो, कैन यू हियर मी? इसी तरह आप देखे जाएं तो बहुत सारे इदारे आते हैं। आपका सीवरेज सिस्टम की का अलग है, आपका आपके हॉस्पिटल्स अलग हैं, आपके अम, आपके पता नहीं कितने सारे इदारे हैं। ये सारे इदारे, रियासती इदारे जो हैं, ये मिल के क्या बनाते हैं? ये सारे इदारे मिल के क्या बनाते हैं? ठीक है, आप आपकी एक रियासत बनाते हैं, ठीक है। ये बात सुने? अच्छा, रियासत के, अच्छा आपको आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा इसमें बहुत सारे इदारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, रियासती इदारों के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जिसको हम सरकारी जॉब कहते हैं, ये बेसिकली परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज होने का मतलब बेसिकली क्या है? परमानेंट एम्प्लॉयज होने का मतलब ये है बेसिकली, ये ऑफ कोर्स ये बने इसलिए है कि ये आम लोगों की, पब्लिक की क्या कर सके? पब्लिक को एंटरटेन कर सके, पब्लिक को बेसिकली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो मुलाजमीन होते हैं, ठीक है, ये जो मुलाजमीन है इनके, ये जो मुलाजमीन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मुलाजमीन यहाँ पे होते हैं, यहाँ के जो मुलाजमीन, वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। और पता नहीं आपको कभी सरकार से, रियासत रियासत से कभी आपका राब्ता पड़ा है या नहीं पड़ा। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट इनकी सिचुएशन होती है कि ये बेसिकली ओवरलोड भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरलोड नहीं होते, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई होते हैं जिसमें बेसिकली ये काम चोर ही बहुत होते हैं, ठीक है। और काफी सारे मसले जो हैं, सारी की सारी बेसिकली दो नंबरियां जो हो रही होती है ना, वो बेसिकली यहाँ हो रही होती है, ठीक है। ठीक है ना, जितने इदारों में बेईमानी चल रही है, जो भी चल रहा है, वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो यहाँ हो रहा होता है, ठीक है। ये बात नहीं, क्योंकि बेसिकली मुल्क का, ये जो मुल्क है ना वो आपका, ठीक है, ये जो हमारा, क्या मुसीबत है, जो हमारा मुल्क है, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल ये जो मुल्क है, ये जो मुल्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे जो बाकी प्राइवेट इदारे वगैरह हैं, हाँ, रियासत क्या करती है? रियासत इनसे टैक्स कैलकुलेट करती है, ठीक है, इनसे टैक्स लेती है, और टैक्स लेके बेसिकली फिर ये रियासत जो है वो चल रही होती है, और फिर वो अवाम को बेसिकली वो फैसिलिटीज दे रही होती है, ठीक है, और अवाम से भी बेसिकली वो टैक्स ले रही होती है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा निज़ाम चल रहा होता है। मसला ये है कि और ये रियासत हमेशा से है। ये रियासत बादशाह थे तब भी थी, ये रियासत खलीफे थे तब भी थी, ये थे ही थे, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि ये जो रियासती इदारे थे, इन पे कोई सवाल करने वाला नहीं था,
ठीक है। जब पहले किंग हुआ करता था तो वो सवाल कर सकता था, लेकिन मसला ये था कि वो एक किंग कितनों से सवाल करेगा, है ना। जब इतनी बड़े इदारे हो जाएंगे तो ये उन सबको तो नहीं देख सकता। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अवाम अवाम ने कहा, डेमोक्रेसी कैसे जन्म लेती है कि इन्होंने कहा हम अपने लीडर्स इकट्ठे करेंगे, हम अपने लीडर्स बनाएंगे, इसको हुकूमत कहते हैं। और ये बेसिकली आजकल की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो लीडर सेलेक्ट होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेसिकली इन रियासती इदारों की क्या करना, सर्वेलेंस करना। ठीक है। देखना कि वो यानी शेर की आंख से देखना कि ये रियासत ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। बात समझ में आई या नहीं आई? जी। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि असल में सारा काम जो करता है, करते धरते हैं वो कौन करते हैं, वो रियासत करती है। ठीक है। सारा टैक्स कैलकुलेशन, सारा एक रुपए का जो हिसाब है ना, वो बेसिकली रियासत करती है। ठीक है। रियासती इदारे करते हैं। ठीक है। बाद में इसमें फौज भी शामिल है। ठीक है। ये सारे के सारे। ठीक है। सारे के सारे काम कौन करता है, रियासत करती है। हुकूमत का काम क्या है, हुकूमत का काम है इनकी सर्वेलेंस करना। ठीक है। ये बात समझ आई? और आवाम का काम है इन लोगों को पुश करना, इन लोगों को पुश करना कि भाई तुम सर्वेलेंस करो। और इनको ऑफ कोर्स अवाम इनको डायरेक्टली नहीं कह सकती, ये शोर भी मचाएगी ना तो इनको बेसिकली इनको बताना पड़ता है। ठीक है। इसलिए आप कभी भी सरकारी इदारों में जाएं, वहां पे कंप्लेंट बॉक्स होता है, वो बेसिकली वहां का एमएनए या वो जो जो भी वगैरह होते हैं बेसिकली वो ही खोल सकते हैं, और कोई रियासती वाला इदारा नहीं खोल सकता। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि सारे घपले जो होते हैं ना वो यहाँ होते हैं, स्टेट के अंदर होते हैं। जो हुकूमत होती है ना, हुकूमत बेसिकली का काम यह है सर्वेलेंस करना इसकी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजाहिया बात बताता हूँ, और मजाहिया बात यह है कि ये थी आपकी रियासत और ये थी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है। और ये थे लोग, आम लोग। ठीक है। ठीक है। लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, रियासत अपना काम कर रही है। ठीक है। ठीक है। सारे मसले थे कहां पर, सारे मसले थे रियासत में। ठीक है। वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में एक अजीबो गरीब काम हुआ। अब अजीबो गरीब काम क्या होता है, बाय द वे इसमें अदालतें भी आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है। हमारे मुल्क में एक अजीब सा काम ये हुआ कि बेसिकली मुशर्रफ दौर में, या क्या सही थोड़ा पहले की बात है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक और रियासती इदारा बना दिया, नाम रखा नैब। ठीक है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ठीक है। इन्होंने कहा जी हम भी बेसिकली सारी करप्शन वगैरह चेक करेंगे। ठीक है। हम भी सारी करप्शन वगैरह ढूंढेंगे। अच्छा बताएं, एक रियासती इदारा आपने बना दिया नैब, वो किसकी करप्शन चेक करेगा? इज इट पॉसिबल कि वो रियासत की ही करप्शन चेक करे? इजंट इट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? रियासती इदारा रियासत की ही अकाउंटेबिलिटी करेगा? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि बेसिकली वो भी रियासती इदारे हैं, रियासत को रियासत के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो तो एक दूसरे कभी भी नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, नैब में बेसिकली क्या होने लगा, इन्होंने करना क्या शुरू कर दिया, नैब वॉज स्टार्टेड यूजिंग, नैब ने बेसिकली सर्वेलेंस शुरू कर दी, पता है किसकी? तो नैब हैज बिकम एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें बेसिकली इन्होंने बेसिकली पॉलिटिशियंस को जो है वो बजाना शुरू कर दिया। बात सुनाई? तो पॉलिटिशियंस की ही करप्शन देख रहे हैं, हालांकि इनकी करप्शन तो सारी की सारी डिपेंडेंट ही इसके ऊपर थी। अगर है भी सही तो, अगर ये गवर्नमेंट वाले पैसे लेते भी हैं
तो बात ये कि वो रियासत ले, तो रियासत को पकड़ना चाहिए असल में। मसला ये है कि सारी करप्शन होती है यहां पर, ठीक है। और अगर किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर अगर उनको करप्शन थोड़ी बहुत ही पहुंचती भी है, तो बात यह है वो इनकी वजह से पहुंचती है। समझ रहे हैं बात? इनकी वजह से, ये अगर ये ही मिले होते हैं तो बेसिकली यहां तक पहुंचती है, अगर पहुंचेगी भी, कहीं पर भी पहुंचेगी तो बात यह, मसला यह है कि और आप रियासती इदारे से ही करप्शन खत्म नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हैं कि नैब जो है वो, आप देखें पूरे मुल्क में जगह जगह आपको करप्शन रहेगी। पकड़ किसको रहे हैं? पॉलिटिशियंस को पकड़ रहे हैं, which is stupid. It's just become a tool for blackmailing. तो रियासत ने बेसिकली, रियासत के पास भी एक टूल आ गया, जो पहले बेसिकली गवर्नमेंट उनके ऊपर डंडा जो है वो खड़ी होती है कि भाई तुम्हें ये काम करना है। अब बेसिकली रियासत के पास भी एक ऐसा इदारा आ गया जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ जो है वो कर सकता है, जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दिया। क्योंकि डेमोक्रेसी असल में जो होनी चाहिए थी, असल में क्या होना चाहिए था? असल में होना चाहिए था लोगों को सर्वेलेंस करनी चाहिए थी इन इदारों की, जिनका इंटरेक्शन हो रहा है अपने राष्ट्रीय इदारों के साथ, उनको बेसिकली सर्वेलेंस करनी चाहिए। और सर्वेलेंस कैसे करनी चाहिए कि बेसिकली इन लोगों को, ये लोग इतने ज्यादा हैं और उतने ज्यादा तरीके से बेसिकली इसको सर्वेल कर सकते हैं कि बेसिकली होना ये चाहिए कि ये लोग उसे सर्वेल करें, ये फिर इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली सारे पैसे इशू करती है, ठीक है। पैसे अगर ये जहां कहां पे लगने हैं वो साइन उनके जरूर चाहिए होते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो बात यह कि असल में होना यह चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, नॉट बाय सम स्टेट इंस्टीट्यूट, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी बाय द पीपल। ये जो हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब है मैसेज को अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए थी। तो डेफिनेशन तो डेमोक्रेसी की ये है कि अकाउंटेबिलिटी करवानी है तो वो लोगों के थ्रू करवानी है। ये बात सुनाई? मसला ये है कि ये जो आपके गवर्नमेंट के जो है ना लीडर्स हैं, जिनको हम एमएनएस कहते हैं या एमपीएस कहते हैं, कैन यू टेल मी कितने होते हैं ये? टोटल एमएनएस हैं कितने पता तुम्हें? टोटल एमएनएस एमपीएस मिला लो तो कितने बनते हैं? ये टोटल कितने बनेंगे, कुछ अंदाजा है आपको? टोटल एमएनएस, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो हमारी 4 या 5 हैं, इनको अगर मिला लें तो टोटल कितने कितने ये लीडर्स बनते हैं, पता है आपको? जी पता है आपको कितने बनते हैं? ये तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग नहीं है, ये 1500 से ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। 300 कुछ सीटें हैं एमएनएस की, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। फिर एमपीएस है जो सूबा लेवल पे होते हैं, वो अगर मिला लें तो तकरीबन 1000 से 1500 के दरमियान में होगी बस। अब एक बात बताओ, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतने सारे इदारे हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये 1500 लोग इनकी सर्वेलेंस कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे? जो मर्जी कर लें आप, ये 1500 लोग जो हैं क्या? और बात सुने, एमएनए का काम क्या होता है? एमएनए का काम ये नहीं होता कि वो इनकी सर्वेलेंस हर तरफ करता रहे। बेसिकली एमएनए का, नेशनल असेंबली का काम ये होता है, जो नेशनल असेंबली होती है, इनका काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, ठीक है। कानून तो बेसिकली उनको नेशनल असेंबली में बैठना होता है, सुबह 9 बजे से लेकर उनको रात 8 बजे तक भी बैठना हो सकता है, उनको बेसिकली वहां बैठना होता है। अब वो वहां बैठे बैठे सर्वेलेंस कैसे करें? कैसे करेंगे सर्वेलेंस? उन्हें तो हर रोज कानून पास हो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कानून कैसे पास होंगे? कानून वैसे उन्हें तो कानून भी पास करने, और वो सर्वेलेंस भी करेंगे, कैसे करेंगे? दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, दे कांट डू सर्वेलेंस। तो फंक्शनली आप इवन गवर्नमेंट बना भी देते हैं तो वो कितनी सर्वेलेंस कर सकेंगे? बेसिकली होता फिर क्या है कि बेसिकली रियासती इदारों में हर एक का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो इसको बेसिकली इनको ना वो आके ना रिपोर्ट दे देता है, ठीक है। वो रिपोर्ट उनकी मेडअप होती है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन को कभी पता भी नहीं लगता कि किस तरह वोटिंग करी हुई है। तो बेसिकली सिस्टम चल रहा है, समझ रहे हो बात?
तो मसला ये है कि गवर्नमेंट के जो MNAs MPs हैं वो पहले इतने ओवरलोड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि असल में जहाँ जिसके इलाके का वो MNA है वहां पर क्या क्या गेमें होकर खत्म भी हो गई हैं। ये बात सुनाई, इनको कभी पता भी नहीं लगता, क्योंकि रियासती इदारों ने ही बेसिकली उनको रिपोर्ट देनी होती है, और वो रिपोर्ट जब देते हैं तो वो तो टिंकर करके देते हैं, उन्हें समझ में नहीं, उन्हें पता भी नहीं लगता। और ज्यादातर इन MNAs के आगे पड़ासी होते हैं, वो भी बेसिकली इसी तरह के बंदे होते हैं, वो उनको 2 नंबरियां करा के काम करवा लेते हैं, इन बेचारों को पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो बात यह है कि ये टोटल इनकॉम्पिटेंसी हर जगह चल रही है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि डेमोक्रेसी है ना, वो जो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट था ना, बाय द पीपल, वो हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये था ना अकाउंटेबिलिटी बाय द पीपल, होना ये चाहिए था कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी बाय द पीपल होना चाहिए। ठीक है, वो हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो हमने एक प्रोजेक्ट सोचा है, और बेसिकली वो आइडिया ये है कि हम अपने इलाके के लोगों को स्ट्रेंथन करें, उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। वो कैसे पहुंचा सकते हैं? इस प्रोजेक्ट का नाम है होशियार। ठीक है, अच्छा, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कि हम एक सोशल नेटवर्क बनाएंगे, ट्विटर है, फेसबुक है, हमने बेसिकली ट्विटर टाइप चीज बनानी है। ठीक है, बट ट्विटर तो एक और तरीके से काम कर रहा होता है, उसमें आप लोग फॉलो वगैरह कर रहे होते हैं। हम बेसिकली करेंगे क्या, हमारा जो ओवरऑल आइडिया है ना, वो आइडिया ये है कि बेसिकली ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हर इलाके के डिफरेंट रीजन हैं। ठीक है, सो व्हाट विल गोइंग टू डू इज हर इलाके के जो लोग हैं उनका अपना सोशल नेटवर्क है, आप समझ लेंगे उसके रीजन वाइज। तो बेसिकली हमने ऐसी चीज बनानी है जो होशियार है ना, इसका नाम होशियार है। होशियार इज लाइक ट्विटर बट इट इज नॉट ट्विटर। व्हाई? बिकॉज बेसिकली आप क्या करते हैं कि ये इलाका है ना, इस इलाके के जितने लोग हैं उनका बेसिकली एक सिस्टम बन गया। ठीक है, और वो क्या करते हैं, बेसिकली इस इलाके के जितने भी स्टेट के इदारे हैं, ये इदारे हैं स्टेट के, जो इस इलाके के इदारे, यहाँ की पुलिस हो गई, यहाँ की यहाँ के हॉस्पिटल हो गए, यहाँ के स्कूल हो गए, यहाँ के कॉलेजेस हो गए, यहाँ का सीवरेज सिस्टम वाले वाले सारे के सारे हो गए। ठीक है, यहाँ पर पानी के पहुंचाने के जो जो इदारे हैं वो हो गए। इस तरह जितने भी यहाँ के रियासती इदारे हैं, इन सब के ऊपर बेसिकली ये इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर कुछ भी रिपोर्ट करना है ना इनको, फॉर एग्जांपल पुलिस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में कोई इशू है, फॉर एग्जांपल कोई स्कूलों में कोई इशू है, स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या स्कूलों में कोई मसला हुआ है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी यहाँ। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना मुशर्रफ दौर में एक बड़ी कमाल चीज हुई थी, वो ये हुई थी कि बेसिकली ये ना रियासती इदारे जितने भी होते हैं ना, ये जितना पैसा सर्व कर रहे होते हैं, वो ना राइट टू एक पाकिस्तान में एक बना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RIA इसे कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसमें है ये कि आप अपने इलाके में, अगर आप जिस इलाके के रहने वाले हैं ना, उस इलाके के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे बताया मुझे रोड के ऊपर कितना पैसा लगा है, मेरे स्कूल के ऊपर कितना पैसा लगा है, मेरे हॉस्पिटल के ऊपर कितना पैसा लगा है, क्या क्या चीज है जो बनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक की क्या राइट है कि वो जान सकता है। ये बात समझ आ रही है? और ये इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी निकलवा सकता है, यानी आप भी जाके कहना मुझे फॉर एग्जांपल बताएं मेरी ये जो रोड बनी है इसका खर्चा कितना है, ये आपका हक है कि आप जाके पूछें, और आप पूछ के वो आप, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाय द पाकिस्तानी लॉ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको उनको देनी लाजमी है। ठीक है, और हमने इस चीज को यूज करते हुए कमाल काम किया। हमने बेसिकली अभी तक 2 सिस्टम बनाए हैं ऐसे। एक सिस्टम जो हमने बनाया है ना, वो हमने बेसिकली क्या किया कि हमने बेसिकली पंजाब के देखो, अब बात ये कि ये भी पार्ट बहुत बड़ा है। हमने तमाम आइडिया तो ये था कि बेसिकली अवाम जो है वो इन तमाम इदारों की सर्वेलेंस करे। ठीक है, और बेसिकली क्या करेगा कि इस इलाके के जो भी MNA MP होंगे ना,
उन्होंने अपने अपने रीजन को फॉलो किया हुआ कि बताएं कौन से स्टेट का कौन सा इदारा काम सही तरह नहीं कर रहा, बात सुनाई। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द स्टेट, हमने क्या किया, हमने अवाम को एम्पावर कर दिया। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, हमने बेसिकली क्या किया कि हमने यहाँ के लोगों को एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सोशल नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया जैसे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जहां पर बेसिकली वो स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर कोई प्रॉब्लम उनको दिखी है तो उसकी फॉर एग्जांपल इमेजेस लेके, वीडियो लेके, रिपोर्ट बना के वो बेसिकली आप वो सोशल नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं। अब होगा ये कि जिस इलाके से वो शेयर कर रहा है, जिस इलाके का वो है, जिस इलाके को उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां के लोग उसको देख सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग उसको इंडोर्स कर दें तो क्या होगा कि वो उस इलाके के ट्रेंड में दिखना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही? और जो उस इलाके के एमएनएज एमपीएस हैं वो उन ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करने का है। बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो इसको करते हुए हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली अपना पहला जो होशियार के अंदर प्रोजेक्ट बनाया वो ये था कि हमने सर्वेलेंस करनी है स्कूल की। ठीक है, स्कूल तो पंजाब के पता नहीं कितने स्कूल हैं, हजारों में स्कूल हैं। उन सारे स्कूलों का बेसिकली हर मंथ का डेटा अपलोड होता है। उनकी उनकी वेबसाइट है बेसिकली, उस पर वो हार्ड फॉर्म में होता था, फिर हमने उससे वो निकलवा लिया और अब हमारे पास वो पूरा डेटा मौजूद है। वो हम हर महीने अपडेट कर लेते हैं और बेसिकली मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे फलाने गांव में फलाना जो स्कूल है उस पर कितने पैसे लगे, इतने पैसे लगे, इतने स्टूडेंट आ रहे थे, इतने टीचर आ रहे थे, और इतना इतना इनके फॉर एग्जांपल फलाना वॉशरूम बना है, इतनी टूटियां लगी हैं उसके इलाके में, इवन इतने लेवल डिटेल में मुझे सारा कुछ पता लग जाता है। बस नहीं। और अगर मैं फॉर एग्जांपल उस स्कूल से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट जनरेट करना, तो फॉर एग्जांपल यही उन्होंने कहा हुआ इतने बच्चे आ रहे हैं स्कूल में बच्चे इतने नहीं आ रहे, या टीचर जो है वो फॉर एग्जांपल वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है जी 5 टीचर अवेलेबल है, अवेलेबल तो 1 टीचर है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गई घोस्ट स्कूल्स के नाम और इस घोस्ट लेवल पे टीचर्स के नाम पे बड़े बड़े इन्होंने खिलवाड़ किए होते हैं। देखिए ना, अब ये रिपोर्ट कौन करेगा? अब एमएनए आके हर स्कूल को नहीं देख सकता, लेकिन वहां पे मौजूद जो स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है वो ये नोट कर सकता है। वो ये कहता है भाई मेरे बच्चे को तो पढ़ा ही नहीं रही है, वो कहते हैं जी अवेलेबल है, यहाँ पे तो लैब भी अवेलेबल है, यहाँ पे तो लैब भी अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ आ रही है? बात तो थिंग इज कि हमने स्कूल लेवल पर एक पूरा सोशल नेटवर्क खड़ा कर दिया है। उसको हमने लॉन्च नहीं किया बिकॉज हम चाहते हैं कि हम 3 या 4 या 5 इंस्टीट्यूट्स को की सर्वेलेंस का पूरा निजाम बना दें और फिर हम बेसिकली इसको ओवरऑल लॉन्च करें। तो हमने पहला इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट खत्म किया है वो ये कि स्कूल्स की सर्वेलेंस, और स्कूल की बेस के ऊपर वो कुछ भी रिपोर्ट कर सकता है, और जो भी वो रिपोर्ट करेगा वो उस इलाके के ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगा। तो रीजन बाय रीजन हमने डिवाइड किया हुआ है और लोग अपने अपने रीजन्स को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू बेसिकली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और आपके एमएनएस जो हैं वो उसको सर्वेल करते रहते हैं और उसके थ्रू बेसिकली हम बेसिकली अकाउंटेबिलिटी करवा रहे हैं, नॉट ऑफ द स्टेट बाय नॉट द स्टेट बट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बात सुनाई? दिस इज द आइडिया नंबर 3 जिसका नाम है होशियार। ये मुझे बहुत खूबसूरत आइडिया लगा था बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल गोइंग टू क्रिएट ए रियल इम्पैक्ट। इसको हम कहते हैं होशियार अवाम, होशियार अवाम। ठीक है, ठीक है। इसका एक प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, दूसरा प्रोजेक्ट भी हमने बना लिया, वो तो हेल्थ का था कि वो हॉस्पिटल्स के बारे में हमने सारा डिटेल वगैरह जानी थी और वो उससे रिलेटेड सर्वेलेंस कर सकते हैं। तीसरा अभी हम बना रहे हैं जिसमें हमने बनाया बेसिकली कि हमारे एमएनएस की भी सर्वेलेंस इस तरह से हो सके कि एमएनएस ने को रिपोर्ट हुआ था और हम उस इलाके के एमएनए जो जीते थे और जो एमएनए हारे थे वो कितना प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने क्रिएट किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। सो बेसिकली एमएनए और एमपीएस की रैंकिंग हो रही होगी जिसके ऊपर हम बेसिकली ये अब जो थर्ड हमने काम शुरू किया वो काम कर। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इन दिस इज कि बेसिकली आप कोई भी इदारा पकड़ सकते हैं, पुलिस पकड़ सकते हैं, आप अदालती निज़ाम पढ़ सकते हैं, आप हमारे जो
इतने सारे इदारे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा इदारा पकड़ सकते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको जो भी इम्पोर्टेंट हो, और वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो, और वहाँ के मसले वगैरह क्या हैं उनको समझ के उनके ऊपर सर्वेलेंस की जा सकती है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। थर्ड प्रोजेक्ट जिस पे हम ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आइडियाज थे। अब हम मीटिंग खत्म करते हैं। जैसे कोई बात है करने वाली तो आप पूछना, सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ लें प्लीज, उससे पहले मैं फिर आगे आगे बात करूँ। जी, कोई सवाल है तो बताएं। जी, एवरीबडी इज हेयर, सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आइडियाज हैं। आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया चूज कर सकते हैं। अगर होशियार वाले ने करेंगे तो फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा कि कौन सा इदारा है जिसकी हम सर्वेलेंस करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा मसले हैं, आपके आपके जगह जगह प्रॉब्लम, इदारों में मसले भरे पड़े हैं। वेयर कैन यू क्रिएट द डेट? तो होशियार हो गया, सेविंग रजिस्ट्री प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये 3 बड़े बड़े एसेंशियल आइडियाज हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इन्फॉर्म निम्रा सारा, और हम इसके बारे में मजीद डिस्कशन शाम को कर सकते हैं। कोई भी अलग ग्रुप के तौर पे मैं डिस्कशन करना चाहे तो आई एम अवेलेबल। निम्रा सारा की अवेलेबिलिटी भी पूछी जा सकती है, और आपसे डिस्कस कर लें, और फिर जो भी होगा मैं बता दूँ। ठीक है। ठीक है जी। किस मिल सकता है आप, लेकिन अब अभी नहीं, अभी मेरे ख्याल में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो फिर ये शाम को हो सकता है। ठीक है, या निमरत सर आपको मेरा फ़ोन नंबर दे देते हैं, आप मुझसे वो व्हाट्सएप पे ग्रुप, पूरा ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं कि एक बंदा डिस्कस कर रहा हो, तो पूरा ग्रुप उसमें वैसे डिस्कशन करें, और मुझसे पहले व्हाट्सएप पे पूछ ले कि क्या क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे पहले थोड़ा पैराग्राफ में एटलीस्ट बता दें ताकि फिर हम उनसे बात कर लें। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, मेरी अब अगली क्लास शुरू होनी है, मेरी 12 बजे मेरी एक मेकअप रखी हुई है, तो फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू enjoyed these ideas, और कोई अगर मसला हो तो आप